हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 19 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस ऑफ कंट्रीब्यूशंस आर अलाउड इन स्टैट्यूटरी फंड्स क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर कोई स्टैट्यूटरी फंड बनाया है, तो वो स्टैट्यूटरी फंड के अंदर कंट्रीब्यूशंस क्या हो सकते हैं, कौन से कंट्रीब्यूशंस हो सकते हैं। फर्स्ट, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम सेंट्रल बजट। सेकंड, कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम स्टेट बजट। थर्ड, प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इज ए, 1 एंड 2। अब देखिए, जो स्टैट्यूटरी फंड है जिसको हम कहते हैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, एनडीआरएफ। So NDRF is a statutory fund created under this act। तो उसमें से अलोकेशन जो है वो सेंट्रल बजट में जाएगा या फिर स्टेट बजट में। मतलब कि गवर्नमेंट को ये फंड जो है वो अलोकेट किया जाता है टू मिटिगेट विद द डिजास्टर। इट डज नॉट गेट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम द प्राइवेट इंडिविजुअल्स, राइट। तो कोई भी प्राइवेट प्लेयर जो है इस फंड के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर होगा ए, 1 एंड 2। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है, नो नीड टू ऑडिट पीएम केयर्स, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। अब देखिए यहीं पे ये कंफ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, बिकॉज किसी ने सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन फाइल की थी कि पीएम केयर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट डिस्क्लोज करनी चाहिए, राइट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि पीएम केयर्स इज नॉट अ स्टैट्यूटरी फंड, बिकॉज उसके अंदर प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस भी है। आप सभी को पता है कि हम और आप मिलके भी पीएम केयर्स फंड में डोनेट कर सकते हैं। सो इट अमाउंट्स फॉर प्राइवेट कंट्रीब्यूशंस आल्सो, एंड हेंस द कंडीशंस फॉर अ स्टैट्यूटरी फंड इज नॉट मिटिगेटेड। तो इस वजह से पीएम केयर जो है उसे हम आरटीआई एक्ट के अंडर नहीं ला सकते। सो काफी सारे डिटेल्ड प्रोविजंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने फॉलो किए हैं यहाँ पे कि ऑडिटिंग की कोई जरूरत नहीं। Question number 2, which of the following information is or are exempted from disclosure under RTI Act 2005। मतलब कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे डिस्क्लोज करना जरूरी नहीं है। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एम्बिट। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। सेकेंड, इंफॉर्मेशन फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी ट्रिब्यूनल। थर्ड, इंफॉर्मेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों इंफॉर्मेशन ऐसी है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई एक्ट। अब देखिए साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यहां पे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल पीएम केयर्स फंड, इवन जो पीएमओ है उन्होंने भी ये क्लियर इंडिकेशन दिया था कि हमारे जो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैटर्स है उसको हम पब्लिक डोमेन में अंडर दिस एक्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते, राइट। तो ये फर्स्ट जो है वो भी करेक्ट है। उसी के साथ में सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो, जो इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट। फिर उसके बाद कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कोई भी ट्रिब्यूनल या फिर कोर्ट ऑफ लॉ पब्लिश नहीं कर सकते, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आप आरटीआई एक्ट के अंडर डिमांड नहीं कर सकते। सो सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आरटीआई एक्ट के अंदर डिस्क्लोज करना कंपलसरी नहीं है। तो हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। अगेन ये सेम आर्टिकल जो है तो वहां पे आरटीआई की बात की गई थी, हेंस आरटीआई एक्ट वाज इन न्यूज। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following statement is or are correct? First, Supreme Court in M. Nagaraj case put certain limitations on providing reservations in promotion. Second, reservation in employment increases social mobility। तो चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इन एम नागराज केस जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16(4)
16(4)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये प्रोविजन ऐड किया था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कि रिजर्वेशन जो है वो प्रमोशन के अंदर भी दे सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक कंडीशन रखी थी कि द गवर्नमेंट और द स्टेट शुड हैव अ क्वांटिफाइबल डेटा अपॉन द बैकवर्डनेस ऑफ द क्लासेस। मतलब कि जो क्लासेस को आप रिजर्वेशन दे रहे हैं उनकी बैकवर्डनेस के ऊपर आपको कोई क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा बिफोर गिविंग देम रिजर्वेशन इन दी प्रमोशन। तो ये सर्टेन लिमिटेशंस जो है वो लगाई गई थी प्रमोशन में रिजर्वेशन के ऊपर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है कि अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन मिलेगा देन दी सोशल मोबिलिटी विल गेट इंक्रीज्ड, कि हमारी जो सोसाइटी है वो एक सोशल फैक्टर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। सो हमारा आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है। काफी सारी स्टेट गवर्नमेंट है कि जिन्होंने अपने लोकल पीपल को रिजर्वेशन देने की बात की है, एंड मध्य प्रदेश इज अ न्यू स्टेट इन द लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ट्रिब्यूनल्स? ट्रिब्यूनल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट? फर्स्ट, ट्रिब्यूनल्स आर क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस established under original constitution of India. Second, both parliament and state legislatures are empowered to establish tribunals for matters under article 323B. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है बिकॉज द ट्रिब्यूनल्स वर नॉट अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। They were added under 42nd Constitutional Amendment Act 1976। So उसके अंदर आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B को ऐड किया गया। 323A डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर केसेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो डील करती है, एंड जितने भी अदर मैटर्स है दे आर डेल्ट बाय द अदर ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड अंडर 323B। तो उसके लिए अथॉरिटी जो है वो दोनों के पास है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों इस टाइप की ट्रिब्यूनल्स जो है उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं अंडर दिस आर्टिकल। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकंड ओनली। सो यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने दो नई ट्रिब्यूनल को क्लियर आउट किया है फॉर राइट डैमेज रिकवरी। सो ट्रिब्यूनल्स जो अदर मैटर्स के लिए है उसके अंदर टैक्सेशन, देन इंश्योरेंस, डैमेज रिकवरी, इस टाइप के सब्जेक्ट के ऊपर ट्रिब्यूनल्स जो है वो बनाई जाती है। सच एग्जांपल्स आर इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म SYL इश्यू समटाइम्स सीन इन द न्यूज, which of the following statement is or are correct about it? First, the issue started after the state of Punjab was first reorganized. Second, it is a boundary dispute between India and Pakistan. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए SYL इश्यू का मतलब होता है सतलज यमुना लिंक इश्यू। सतलज यमुना लिंक इश्यू, जो सतलज एंड यमुना रिवर को लिंक करने के लिए जो कैनाल बनाई जा रही है उसका इश्यू जो है उसे कहते हैं SYL इश्यू। सो इट वाज फर्स्ट स्टार्टेड व्हेन द स्टेट ऑफ हरियाणा वाज मेड बाय रीऑर्गेनाइजिंग द अर्लियर स्टेट ऑफ पंजाब इन 1966, राइट। तो तब से ये इश्यू जो है वो स्टार्ट हुआ कि हरियाणा क्लेम्ड सम ऑफ द रिवर वाटर्स ऑफ पंजाब, और उस टाइम से ये इश्यू जो है वो चला आ रहा है, एंड पंजाब गवर्नमेंट का ये इंडिकेशन है कि वी हैव नो एक्सेस ऑफ रिवर वाटर टू स्पेयर विथ एनीवन, राइट। और इस वजह से सेंटर एंड स्टेट के बीच में ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है। सो इट इज नॉट अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हेंस द आंसर विल बी ए, वन ओनली। सो अगेन पंजाब गवर्नमेंट ने ये इंडिकेशन दिया है
कि SYL इश्यू कैन डिस्टर्ब नेशन सिक्योरिटी, राइट, और ये सेंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट जो है काफी न्यूज में रहता है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिन फ्रॉम इंडिया? मतलब कि कौन सी रिवर जो है उसका ओरिजिन इंडिया में नहीं है? फर्स्ट झेलम, सेकंड बियास, थर्ड चेनाब एंड फोर्थ सतलज। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, सतलज। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं कि बियास रिवर जो है उसका ओरिजिन यहाँ पे है, चेनाब का ओरिजिन भी यहाँ पे है इंडिया में, झेलम रिवर जो है वो यहाँ से ओरिजिन होती है। द रिवर सतलज ओरिजिनेट्स आउटसाइड इंडिया, ये जो तिबेट का रीजन है वहाँ से, सॉरी ये इंडस रिवर का ओरिजिन है और यहाँ पे मानसरोवर के पास सतलज रिवर का ओरिजिन है। सो हमारा आंसर होगा डी, सतलज। अगेन ये जो इश्यू है इसकी वजह से सतलज रिवर जो है वो भी न्यूज में है एंड यमुना रिवर इज ऑल्सो इन न्यूज। तो दोनों रिवर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है वो आपको कवर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिलेटेड टू इंडिया एंड नेपाल? फर्स्ट गोरखा रेजिमेंट, सेकंड लिम्पियाधुरा, थर्ड एक्सरसाइज सूर्य किरण एंड फोर्थ काली रिवर। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2, 3 एंड 4। ऑल दी 4 विच आर मेंशन हियर आर रिलेटेड टू इंडिया एंड नेपाल। देखिए गोरखा रेजिमेंट जो है इट इज अ रेजिमेंट जहां पे नेपाली ओरिजिन पीपल को इंडियन आर्मी के अंदर एंटर किया जाता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड जो है वो भी करेक्ट है, लिम्पियाधुरा। सो रिसेंटली आपने काला पानी रीजन डिस्प्यूट जो है वो इंडिया एंड नेपाल के बीच में पड़ा होगा। तो ये जो काली रिवर है जिसका ओरिजिन है लिम्पियाधुरा, सो नेपाल इज क्लेमिंग दिस रीजन एंड ऑल्सो द रीजन अराउंड द काली रिवर जिसे हम काला पानी रीजन कहते हैं, राइट। सो बोथ आर रिलेटेड टू इंडिया एंड नेपाल। एक्सरसाइज सूर्य किरण जो है वो भी इंडिया एंड नेपाल के बीच में जो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड नेपाल। सो ऑल दी 4 फैक्टर्स आर करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी डी। आज के न्यूज़पेपर में ये एडिटोरियल है इंडिया एंड नेपाल रिलेशन के बारे में, कैसे इंडिया एंड नेपाल को कोऑपरेट करना चाहिए और इस वजह से जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है वो इंप्रूव हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट अबाउट मेडिटेरेनियन सी? मेडिटेरेनियन सी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट? फर्स्ट, इट इज अ लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी। सेकेंड, कंट्रीज फ्रॉम ओनली 3 कॉन्टिनेंट्स शेयर बॉर्डर विथ मेडिटेरेनियन सी। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी का मैप आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो नैरो स्ट्रेट है इट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरेनियन सी। सो इट इज नॉट अ लैंडलॉक्ड वाटर बॉडी जो दूसरी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है, द कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया शेयर्स बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी। तो 3 कंटिनेंट की कंट्रीज है, हेंस सेकेंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। हमें इनकरेक्ट पूछा है, हेंस द आंसर विल बी ए, 1 ओनली। सो मेडिटेरेनियन सी जो है वो न्यूज में इस वजह से है बिकॉज टर्की is sending its ships and along with naval vessels into the Mediterranean Sea because after the discovery of natural gas in the Mediterranean Sea, European Union and कुछ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ने एक अलायंस बनाया और वो पाइपलाइन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर सोच रहे हैं कि नेचुरल गैस किस तरीके से कंट्रीज के बीच में पास ऑन किया जाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट में से उन्होंने टर्की को एक्सक्लूड किया था। सो दे डिड नॉट एडेड टर्की इनटू दिस प्रोजेक्ट और इस वजह से टर्की एंड ईयू के बीच में ये कन्फ्लिक्ट जो है वो अभी बढ़ रहा है। हेंस दी ऑल कंट्रीज इन द मेडिटेरेनियन सी इज इन द न्यूज। तो इसके ऊपर सारे एस्पेक्ट जो है वो आपको प्रिपेयर करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट
about Pre-Conception and Prenatal Diagnostic Techniques Act PCPNDT Act। तो चलिए देखते हैं इस एक्ट के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। फर्स्ट, it is an important tool for addressing sex selective eliminations. Second, it is a controversial act because of its provision to ban all kind of abortion। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, वन ओनली। अब ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो करेक्ट है कि जो प्री नेटल एंड प्री कंसेप्शन सेक्स डिटर्मिनेशन है, ऐसी टेक्निक्स को अबॉलिश करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया था, ताकि हमारे यहाँ पे जो सोशल स्टिग्मा या फिर जो जिस टाइप के प्रेजुडाइसिस है वो कम हो। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड दिया गया है, दैट इज ऑल। सभी टाइप के अबॉर्शन को ये बैन नहीं कर रहा है। इट इज ओनली टू बैन दी प्री सेक्स सिलेक्शन अबॉर्शन टेक्निक्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि किसी को सेक्स सिलेक्शन टेक्निक से पता चला कि अ गर्ल चाइल्ड इज देयर और फिर वो अबॉर्शन लेने का डिसीजन ले रहे हैं, तो ऐसे टेक्निक्स को बैन करने के लिए ये एक्ट जो है वो बनाया गया है। इट इज नॉट मेड फॉर दी टू बैन ऑल काइंड ऑफ अबॉर्शन, हेंस द सेकंड स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। हमारा आंसर होगा ए, वन ओनली। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लाइन कर दिया है कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन डिक्लेयर की थी और फिर उस नोटिफिकेशन को बाद में रिमूव भी करना पड़ा। तो इस एक्ट के रिगार्डिंग जितने भी प्रोविजंस है इंपॉर्टेंट, वो भी आपको पढ़ने चाहिए और ये आर्टिकल जो है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट? फर्स्ट, it was enacted during the prime ministership of Indira Gandhi to save government information from being published. Second, it has provisions conflicting with Right to Information Act. Third, it meant for ensuring secrecy and confidentiality in governance. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज इट वॉज इनेक्टेड इन 1904। 1904 में इंडिया के वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन। सो इट वाज इनेक्टेड बाय लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया था, राइट। तो उस टाइम पे जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट की काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिसाइज की थी। तो इस पर्टिकुलर एक्ट को रोकने के लिए उन्होंने ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो बनाया था इन 1904। सो यहाँ पे ये जो कहा गया है वो गलत है। सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन जो है, इफ दे आर सर्टिफाइड एज सीक्रेट इंफॉर्मेशन, तो ऐसी इंफॉर्मेशन को कोई पब्लिश नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ पे राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज करना चाहिए, ऐसे प्रोविजन है। दैट इज वाई इट इज कन्फ्लिक्टिंग विद द आरटीआई एक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि गवर्नमेंट की कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन है और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स वो पब्लिश नहीं होने चाहिए। सो इट इज मेंट फॉर एंश्योरिंग दैट। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी बी, सेकंड एंड थर्ड। सो आज के न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल है कि जहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भी मेंशन किया है। एक्चुअली जो ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन है, उन्होंने रिसेंटली ये एलिगेशंस लगाए थे कि उनके जो आसाम अकॉर्ड के रिपोर्ट है उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कहीं पे लीक हुई है। तो वहाँ से ये पूरा इश्यू जो है वो स्टार्ट हुआ और इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी मेंशन किया गया है, राइट। तो इस वजह से ये आरटीआई जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आसाम अकॉर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कुछ साल पहले भी न्यूज़ में था कि किसी पब्लिकेशन ने जो राफेल डील है उसके बारे में गवर्नमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो लीक कर दी थी, और इस वजह से जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को एनफोर्स किया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।